आप इस सुनसान जंगल वाले खेत में क्या कर रही हैं? ओ मुखिया जी, मैं यहाँ घास काटने आई हूँ। यहाँ हमारे सिवा और कोई नहीं है, कुछ ले क्यों न लें? हाँ क्यों नहीं, मैं भी अब 19 साल की हो गई हूँ और हमें यहाँ कोई नहीं देखेगा, घास बहुत लंबी है। अब और इंतजार नहीं कर सकता, चलो चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं। सूरज अभी पूरी तरह से निकला भी नहीं था और गांव की पगडंडियों पर ओस की बूंदें मोती की तरह चमक रही थीं और चारों तरफ पंछियों का शोर सुनाई दे रहा था। उसी गांव के एक छोटे से कच्चे मगर साफ सुथरे मकान में चांदनी अपनी नींद से जागी। चांदनी बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी, जिसकी आंखों में पढ़ाई लिखाई करके कुछ बड़ा करने के सपने थे। उसने हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी की थी और अब वह अपने माता पिता के साथ रहकर घर के कामों में उनका हाथ बटाती थी। चांदनी ने उस दिन पीले रंग का एक बहुत ही प्यारा सलवार सूट पहना हुआ था, जो उसकी रंगत पर बहुत खिल रहा था। उसकी माँ रसोई में चूल्हा फूंक रही थीं और उसके पिता आंगन में बैठकर अपनी कुदाल साफ कर रहे थे। चांदनी ने अपनी माँ के पास जाकर उनका आशीर्वाद लिया और फिर घर के बाकी काम निपटाने लगी। धूप धीरे धीरे तेज हो रही थी और चांदनी के चेहरे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें चमकने लगी थीं। तभी उसकी माँ ने उससे कहा कि बिटिया, आज मवेशियों के लिए घास कम पड़ गई है। अगर तू थोड़ा समय निकालकर खेतों से घास काट लाती तो बड़ा उपकार होता। चांदनी ने अपनी माँ की बात मुस्कुराकर मान ली और अपने सिर पर औलियां रखकर और हाथ में हंसियां लेकर खेतों की ओर चल पड़ी। वह रास्ते भर गुनगुनाती हुई जा रही थी और उसे इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं था कि कोई उसे दूर से बड़ी ही गंदी निगाहों से देख रहा है। वह गांव का मुखिया जवाहर लाल था, जिसकी उम्र लगभग 35 साल थी और वह बड़ा ही दबंग और बुरे स्वभाव का आदमी था। जवाहर लाल ने जब चांदनी को पीले सूट में खेतों की तरफ जाते देखा तो उसके मन में पाप जाग गया। उसने अपनी पगड़ी संभाली और चुपके से चांदनी के पीछे पीछे चलने लगा। चांदनी अपनी धुन में मग्न खेतों के बीच से होती हुई उस जगह पहुंची जहां घास बहुत ऊंची और घनी थी। उसने अपना दुपट्टा कमर से बांधा और झुककर घास काटने लगी। खेतों में उस समय कोई और नहीं था, क्योंकि ज्यादातर लोग गांव की दूसरी तरफ काम कर रहे थे। चांदनी बड़े ही सलीके से घास काट रही थी कि तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो वहां मुखिया जवाहर लाल खड़ा था। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। चांदनी उसे देखकर सहम गई और उसने अपना हंसिया कसकर पकड़ लिया। जवाहर लाल धीरे धीरे उसके करीब आने लगा और उसने चांदनी से कहा कि अरे ओ बिटिया, इतनी कड़ी धूप में अकेले यहां क्या कर रही हो? चलो हमारे साथ हवेली चलो, वहां तुम्हें आराम मिलेगा। चांदनी ने हिम्मत जुटाकर कहा कि मुखिया जी, मुझे किसी आराम की जरूरत नहीं है। मैं बस अपने घर के लिए घास काट रही हूं और अब मेरा काम हो गया है, मैं जा रही हूं। लेकिन जैसे ही चांदनी वहां से निकलने की कोशिश करने लगी, जवाहर लाल ने उसका रास्ता रोक लिया और उसका हाथ पकड़कर बदतमीजी करने लगा। चांदनी बहुत डर गई और उसने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मुखिया की ताकत के आगे वह कमजोर पड़ रही थी। जवाहर लाल ने उसके कपड़ों पर हाथ डाला और उन्हें खींचने लगा। चांदनी जोर जोर से चिल्लाने लगी और उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर मुखिया को एक धक्का दिया और वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगी। वह खेतों की मेढ़ों पर गिरती पड़ती भाग रही थी और उसका गला सूख रहा था। उसके मन में बस एक ही बात थी कि किसी तरह अपने घर पहुंच जाए। पीछे से जवाहर लाल उसे गालियां दे रहा था और उसे पकड़ने की धमकी दे रहा था, लेकिन चांदनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वह भागते भागते अपने घर के आंगन में जाकर गिरी। उसे इस हालत में देखकर उसके माता पिता के होश उड़ गए। उसका पीला सूट जगह जगह से फट गया था और उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसने रोते रोते अपने माता पिता को सारी बात विस्तार से बताई कि कैसे मुखिया जवाहर लाल ने उसके साथ बदतमीजी की और कैसे वह अपनी इज्जत बचाकर वहां से भाग कर आई है। यह सुनकर उसके पिता का खून खौल उठा और उसकी मां दहाड़े मार मार कर रोने लगी। चांदनी के पिता ने अपनी लाठी उठाई और कहा कि उस पापी ने मेरी बेटी पर हाथ डालने की हिम्मत कैसे की। मैं अभी जाकर उससे हिसाब मांगूंगा। लेकिन चांदनी की मां ने उन्हें रोका और कहा कि वह बहुत ताकतवर आदमी है, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, वहां हमें जरूर इंसाफ मिलेगा। चांदनी अभी भी कांप रही थी और उसे यकीन नहीं हो रहा था
कि उसके साथ क्या हो गया था। उसके पिता ने उसे दिलासा दिया और कहा कि तू चिंता मत कर बिटिया, हम तेरे साथ हैं और उस गुनहगार को सजा जरूर दिलवाएंगे। फिर चांदनी के माता पिता ने उसे संभाला और उसे लेकर थाने जाने की तैयारी करने लगे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मुखिया जवाहरलाल पहले ही वहां पहुंच चुका है और उसने अपनी पहुंच और पैसे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। उसे लग रहा था कि शायद भारी था और एक गरीब की बेटी की कोई सुनवाई नहीं होगी। फिर भी वह अपने माता पिता के साथ न्याय की उम्मीद लेकर घर से बाहर निकली और गांव के रास्ते से होते हुए कोतवाली की तरफ बढ़ने लगी। लोग उन्हें देख रहे थे और तरह तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन चांदनी ने अपनी नजरें नीची रखी हुई थीं। वह बस उस पल का इंतजार कर रही थी जब उसे इंसाफ मिलेगा और उस दरिंदे को उसके किए की सजा मिलेगी जो उसने एक मासूम लड़की के साथ करने की कोशिश की थी। चांदनी के पिता लगातार उसे हिम्मत दे रहे थे और कह रहे थे कि जब तक वह जिंदा हैं तब तक उसकी इज्जत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। लेकिन आगे का रास्ता बहुत कठिन था और उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि व्यवस्था कितनी सड़ चुकी है और कैसे पैसे के दम पर सच को दबाया जाता है। चांदनी और उसके माता पिता जब घर से निकले तो गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन खिड़कियों और दरवाजों के पीछे से झांकती आंखें सब कुछ देख रही थीं। सबके मन में एक ही बात थी कि इस गरीब परिवार की शामत आ गई है, क्योंकि इन्होंने गांव के सबसे ताकतवर आदमी जवाहरलाल से पंगा लिया है। चांदनी का पीला सूट, जो सुबह तक खुशी और नई उम्मीदों का प्रतीक था, अब उसके अपमान और संघर्ष की गवाही दे रहा था। उसके पिता के पैर कांप रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में अपनी बेटी के लिए इंसाफ की एक धुंधली सी चमक थी। जब वे तीनों शहर की कोतवाली की ओर बढ़ने लगे तो रास्ते में पड़ने वाले हर मोड़ पर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। चांदनी की मां लगातार अपने आंचल से अपनी आंखों के आंसू पोंछ रही थीं और मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थीं कि उनकी लाडली की इज्जत और उनके परिवार की लाज बच जाए। करीब 2 घंटे पैदल चलने के बाद जब वे कोतवाली के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनके कलेजे मुंह को आ गए। वहां सामने ही नीम के पेड़ के नीचे मुखिया जवाहरलाल की जीप खड़ी थी और वह खुद बड़े आराम से थाने के भीतर दरोगा की कुर्सी के बगल में बैठा हुआ ठहाके लगा रहा था। चांदनी के पिता ने जब यह देखा तो उनके कदम वहीं ठिठक गए। उन्हें समझ आ गया कि इंसाफ की डगर बहुत कठिन होने वाली है, लेकिन फिर अपनी बेटी के उतरे हुए चेहरे को देखकर उन्होंने हिम्मत जुटाई और थाने के भीतर कदम रखा। जैसे ही वे लोग अंदर पहुंचे, वहां मौजूद सिपाहियों ने उन्हें बड़ी ही हिकारत भरी नजरों से देखा। दरोगा, जिसका नाम राम सिंह था, उसने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए बड़े ही कड़क लहजे में पूछा कि क्या काम है और यहां भीड़ क्यों लगा रखी है। चांदनी के पिता ने हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर बड़े ही रुआंसे स्वर में कहा कि दरोगा बाबू, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। इस मुखिया जवाहरलाल ने हमारी बिटिया के साथ खेतों में बदतमीजी की है और उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश की है। हम रिपोर्ट लिखाने आए हैं। इतना सुनना था कि थाने में मौजूद सभी सिपाही और खुद मुखिया जोर जोर से हंसने लगे। जवाहरलाल अपनी कुर्सी से उठा और चांदनी के पिता के पास आकर बोला कि अरे ओ बुढ़ू, अपनी जुबान को लगाम दे, वरना यही गाड़ दूंगा। तेरी बेटी खुद मेरे पास आई थी और अब मुझ पर ही इल्जाम लगा रही है। दरोगा राम सिंह ने अपनी मेज पर हाथ पटकते हुए कहा कि चुप रहो मुखिया जी, हमारे खास आदमी हैं और वे ऐसा कभी नहीं कर सकते। तुम लोग झूठा इल्जाम लगाकर इन्हें फंसाना चाहते हो ताकि इनसे पैसे ऐंठ सको। चांदनी ये सब सुनकर सन्न रह गई। उसने हिम्मत करके कहा कि दरोगा साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। देखिए, मेरे कपड़े फटे हुए हैं और मेरे शरीर पर खरोंचों के निशान हैं। लेकिन दरोगा के दिल में जरा भी दया नहीं जागी, क्योंकि उसकी मेज की दराज में जवाहरलाल द्वारा दी गई नोटों की गड्डियां पहले से ही पहुंच चुकी थीं। दरोगा अपनी कुर्सी से उठा और चांदनी के पास जाकर उसकी कलाई पकड़ ली और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला कि बहुत ज्यादा बोल रही है तू, अभी तेरी सारी हेकड़ी निकाल देता हूं। चांदनी के पिता ने जब अपनी बेटी का हाथ दरोगा के गंदे हाथों में देखा तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने दरोगा का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो दरोगा ने उन्हें एक जोरदार धक्का दिया, जिससे वे जमीन पर गिर पड़े। चांदनी की मां
अपने पति को बचाने के लिए दौड़ी तो एक सिपाही ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें पीछे धकेल दिया और उनके साथ भी बदतमीजी की थाने के अंदर अब चीख पुकार मची थी। चांदनी अपने पिता को उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दरोगा ने उसका हाथ दोबारा पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींचते हुए उसके साथ हाथापाई करने लगा। वह चांदनी के दुपट्टे को खींचने लगा और उसे गंदी गंदी गालियां देने लगा। वहां मौजूद अन्य सिपाहियों ने भी चांदनी और उसके माता पिता का अपमान करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम जैसे नीच है जो बड़े लोगों पर उंगली उठाते हो। चांदनी रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन उस थाने में कोई भी उसकी सुनने वाला नहीं था। जवाहरलाल वहीं खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था और इस पूरे मंजर का मजा ले रहा था। उसने चांदनी के पिता के पास जाकर उनके चेहरे पर धुआं छोड़ा और कहा कि देख लिया, अब कौन तेरी रिपोर्ट लिखेगा और कौन तुझे इंसाफ दिलाएगा। पूरे थाने में चांदनी और उसके परिवार की बेइज्जती की जा रही थी। दरोगा ने चांदनी के पिता का कॉलर पकड़ा और उन्हें घसीटते हुए थाने के बाहर की तरफ ले गया और चांदनी को भी धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। उनके फटे हुए कपड़ों और बिखरे हुए बालों को देखकर बाहर खड़े लोग भी कानाफूसी करने लगे। चांदनी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी रूह मर गई हो। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे और जहां से उसे न्याय की उम्मीद थी वहीं उसे सबसे ज्यादा अपमानित होना पड़ेगा। चांदनी के माता पिता पूरी तरह से टूट चुके थे। वे सड़क के किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। उनके पास अब न तो पैसे थे और न ही कोई सहारा जिससे वे इस अन्याय के खिलाफ लड़ सकें। चांदनी ने अपनी मां का सिर अपनी गोद में रखा और आसमान की तरफ देखकर सोचने लगी कि क्या इस दुनिया में गरीबों के लिए कोई खुदा नहीं है? क्या ताकतवर लोग हमेशा इसी तरह कमजोरों को कुचलते रहेंगे? चांदनी के पिता ने भारी मन से कहा कि बिटिया, अब हमें घर लौट चलना चाहिए। यहां हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। ये कानून सिर्फ अमीरों की दासी है। हम जैसे गरीबों के लिए तो सिर्फ जिल्लत लिखी है। वे तीनों लड़खड़ाते कदमों से वापस अपने गांव की ओर चलने लगे। रास्ते में हर कोई उन्हें शक और नफरत की निगाह से देख रहा था, जैसे उन्होंने ही कोई गुनाह किया हो। चांदनी का मन कर रहा था कि वह कहीं जाकर अपनी जान दे दे, लेकिन फिर उसे याद आया कि अगर वह हार गई तो मुखिया जैसे लोग और भी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करेंगे। वह अपने घर पहुंची और अंधेरे कमरे में जाकर बैठ गई। उसके माता पिता भी एक कोने में चुपचाप बैठे अपनी किस्मत को कोस रहे थे। लेकिन कहते हैं कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर खोलता है। गांव के ही एक लड़के ने, जो शहर में पढ़ाई करता था, उसने यह सारा मंजर दूर से देखा था और उसे पता था कि जिला अधिकारी यानी डीएम अरविंद बहुत ही ईमानदार और सख्त मिजाज के इंसान हैं। उसने चुपके से इस पूरी घटना का विवरण और चांदनी के परिवार के साथ हुई बदतमीजी की खबर जिला अधिकारी के कार्यालय तक पहुंचाने का फैसला किया। उधर चांदनी के घर में मातम छाया हुआ था। उन्हें लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है और मुखिया जवाहरलाल अब उन्हें गांव में रहने नहीं देगा, क्योंकि उसने पहले ही धमकी दे दी थी कि अगर किसी और से शिकायत की तो पूरे परिवार को जिंदा जला देगा। चांदनी की आंखों के आंसू सूख चुके थे और अब उन आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी जो आने वाले किसी बड़े तूफान का संकेत दे रही थी। वह बार बार अपने उन फटे हुए कपड़ों को देख रही थी जो उसकी बेबसी की कहानी कह रहे थे। उसकी मां ने उसे कुछ खिलाने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से निवाला नीचे नहीं उतरा। उसके पिता ने रात भर जागकर अपनी लाठी संभाली, क्योंकि उन्हें डर था कि मुखिया के आदमी कभी भी उन पर हमला कर सकते हैं। लेकिन उसी रात शहर में जिला अधिकारी अरविंद के पास जब यह खबर पहुंची तो उनके माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने तुरंत अपने विशेष दस्ते को तैयार होने का आदेश दिया और तय किया कि वे खुद इस मामले की तहकीकात करेंगे, क्योंकि उन्हें पुलिस महकमे की कुछ काली भेड़ों पर पहले से ही शक था। चांदनी को इस बात की जरा भी खबर नहीं थी कि उसकी किस्मत का सितारा अब पलटने वाला है और जो अन्याय उसके साथ हुआ है उसका हिसाब अब बहुत जल्द होने वाला है। रात बहुत घनी थी और चांदनी के घर के बाहर सन्नाटा था, पर यह सन्नाटा किसी बड़ी तबाही या किसी बड़े बदलाव की आहट थी जो सुबह होते ही गांव की तकदीर बदलने वाली थी। चांदनी के मन में अब भी वही दृश्य घूम रहे थे कि कैसे दरोगा ने उसका हाथ पकड़ा था और कैसे मुखिया मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी हिम्मत और उसकी सच्चाई अब एक बड़ी लड़ाई की नींव रखने वाली है।
अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने चांदनी के आंगन में दस्तक दी तो पूरा गांव एक अजीब सी हलचल से भर गया था, क्योंकि जिला अधिकारी अरविंद अपनी गाड़ियों के काफिले के साथ गांव की पगडंडियों पर उतर चुके थे। अरविंद एक बहुत ही ईमानदार और सख्त मिजाज के अफसर थे, जिन्हें गरीबों का दुख देखा नहीं जाता था। उन्होंने जैसे ही उस नौजवान लड़के की बात सुनी थी जो चांदनी के साथ हुए अन्याय का गवाह था, उन्होंने तुरंत अपनी टीम को तैयार किया और बिना किसी को बताए गांव पहुंच गए। चांदनी उस समय अपने घर के ओसारे में बैठी अपनी किस्मत पर रो रही थी और उसके पिता सिर झुकाए अपनी लाचारी का बोझ ढो रहे थे। तभी अचानक उनके घर के सामने बड़ी बड़ी गाड़ियां रुकीं और लाल बत्ती देखकर पूरा मोहल्ला वहां इकट्ठा हो गया। जिला अधिकारी अरविंद गाड़ी से उतरे और सीधे चांदनी के घर के भीतर चले गए। उन्होंने देखा कि एक मासूम लड़की पीले रंग के फटे हुए सूट में अपनी आबरू बचाने की कोशिश कर रही है और उसके बूढ़े माँ बाप की आंखों में खौफ भरा हुआ है। अरविंद ने चांदनी के पिता के कंधे पर हाथ रखा और बड़े ही धीरज के साथ कहा कि घबराओ मत बाबा, मैं शहर से तुम्हारी पुकार सुनकर आया हूं और आज इस गांव में न्याय का सूरज उगेगा। चांदनी ने जब जिला अधिकारी की आंखों में वो सच्चाई और चमक देखी तो उसे पहली बार लगा कि शायद अब उसकी पुकार भगवान ने सुन ली है। जिला अधिकारी ने चांदनी से पूरी बात पूछी और चांदनी ने सिसकते हुए एक एक पल का हिसाब दिया कि कैसे मुखिया जवाहर लाल ने उसके साथ बदतमीजी की और कैसे दरोगा ने थाने में उसकी इज्जत उछाली। अरविंद का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत अपने साथ आए पुलिस बल को आदेश दिया कि मुखिया जवाहर लाल को उसके घर से घसीटते हुए लाया जाए और उन सभी सिपाहियों को भी वहीं हाजिर किया जाए जो उस समय थाने में तैनात थे। थोड़ी ही देर में मुखिया जवाहर लाल, जो अपनी हवेली में बड़े ठाठ से बैठा हुआ था, उसे पुलिस वालों ने कॉलर पकड़कर बाहर निकाला और गांव के बीचों बीच ले आए। मुखिया की सारी हेकड़ी निकल गई थी और वह जिला अधिकारी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा, लेकिन अरविंद ने उसे एक जोरदार धक्का दिया और कहा कि जो हाथ तूने एक बेगुनाह लड़की पर उठाए हैं, आज उन्हीं हाथों में हथकड़ी लगेगी। उधर कोतवाली में दरोगा राम सिंह को जब पता चला कि जिला अधिकारी खुद गांव पहुंच गए हैं तो उसके पसीने छूटने लगे। वह भागकर गांव पहुंचा, लेकिन अरविंद ने उसे देखते ही सस्पेंड करने का आदेश दे दिया और कहा कि तू वर्दी के नाम पर कलंक है, जिसने एक पीड़ित की रक्षा करने के बजाय उसे और प्रताड़ित किया। जिला अधिकारी ने वहीं खड़े होकर ऐलान किया कि जवाहर लाल पर छेड़खानी और धमकी देने का मुकदमा चलेगा और दरोगा पर भ्रष्टाचार और अपनी ड्यूटी न निभाने की कार्रवाई होगी। चांदनी के पिता ने जब देखा कि जो मुखिया कल तक उन्हें डरा रहा था, आज वह जमीन पर बैठा धूल चाट रहा है, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जिला अधिकारी ने चांदनी को पास बुलाया और उसके सिर पर हाथ रखकर कहा कि बिटिया, तू बहुत बहादुर है जो तूने हार नहीं मानी। तेरी वजह से आज इस गांव की और भी लड़कियां सुरक्षित महसूस करेंगी। अरविंद ने वहीं खड़े होकर आदेश दिया कि चांदनी की पढ़ाई के लिए आगे का इंतजाम प्रशासन करेगा और इस परिवार को पूरी सुरक्षा दी जाएगी।